हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं अभय कुमार क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 5 एनसीईआरटी न्यू टेक्स्ट बुक का चैप्टर 4 गति के नियम लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2 को वीडियो नंबर 2 को हिंदी मीडियम में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जिसका टॉपिक्स हैं रेखीय संवेग, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, बल का सूत्र व्यंजक F बराबर m × a को उत्पन्न करना, बल की इकाई या बल के मात्रक यूनिट्स ऑफ फोर्स, तथा न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से प्रथम नियम एवं तृतीय नियम की व्युत्पत्ति को डिराइव करना, अर्थात न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी वास्तविक गति का नियम या मौलिक नियम। इंग्लिश मीडियम में इस चैप्टर के वीडियोज को मैंने पहले ही YouTube में अपलोड कर दिया है, जिसे इंग्लिश मीडियम के 11th के स्टूडेंट्स मेरे YouTube चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में रेखीय संवेग को डिस्कस किया जाएगा। रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, जब कोई पिंड या वस्तु किसी सरल रेखा पर या सीधी रेखा में गतिशील होती है तो उस वस्तु का द्रव्यमान एवं वेग का संयुक्त प्रभाव या द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल उस वस्तु का रेखीय संवेग कहलाता है। अतः किसी वस्तु का रेखीय संवेग उस पिंड का द्रव्यमान एवं उस पिंड का वेग का गुणनफल के बराबर होता है जब कोई वस्तु या पिंड सरल रेखा पर या सीधी रेखा में गतिशील होती है। रेखीय संवेग एक सदिश राशि है जिसे स्मॉल p के ऊपर तीर का निशान देकर जिसे स्मॉल p सदिश या अंग्रेजी में स्मॉल p वेक्टर पढ़ा जाता है। रेखीय संवेग की दिशा पिंड या वस्तु का वेग की दिशा में ही होती है तथा रेखीय संवेग का परिमाण पिंड का द्रव्यमान तथा उसकी चाल के गुणनफल पिंड की चाल के गुणनफल या वस्तु की चाल के गुणनफल के बराबर होता है। रेखीय संवेग का परिमाण रेखीय पिंड का रेखीय संवेग, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, कैपिटल M है, तथा वह पिंड किसी सरल रेखा पर या सीधी रेखा पर v वेग से गतिशील है, उस पिंड का रेखीय संवेग पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M तथा पिंड का वेग v सदिश का गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए पिंड का या वस्तु का जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, पिंड या वस्तु का रेखीय संवेग संकेत स्मॉल p सदिश स्मॉल p के ऊपर तीर का निशान देकर रेखीय संवेग का संकेत को सूचित किया जाता है, बराबर पिंड का द्रव्यमान गुना पिंड का वेग। पिंड का द्रव्यमान यदि पिंड या वस्तु का द्रव्यमान मास अगर m है तथा वेग v है तो उस पिंड का रेखीय संवेग हो जाएगा m × v, m गुना रेखीय संवेग सदिश राशि है, इसकी दिशा पिंड या वस्तु का वेग की दिशा में ही होती है। नोट करें आप लोग, रेखीय संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पिंड उस वस्तु
उसकी दिशा उस पिंड या वस्तु की दिशा में या उसके अनुरेखी होती है, जिसकी दिशा पिंड का वेग, पिंड या वस्तु का वेग की दिशा में होती है। अब रेखीय संवेग की इकाई या रेखीय संवेग का मात्रक, यूनिट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग का सूत्र हो गया m इंटू वी, पिंड का द्रव्यमान है तथा वेग v का गुणनफल। तो p सदिश बराबर m द्रव्यमान गुना p सदिश दैट इज p इक्वल टू mk। यह रेखीय संवेग का सूत्र हो गया। और रेखीय संवेग की इकाई या मात्रक, रेखीय संवेग का मात्रक, यूनिट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान का केजी किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। रेखीय संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स केजी मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, अंग्रेजी में केजी मीटर m s माइनस 1 केजी मीटर पर सेकेंड। तथा सीजीएस मात्रक, सीजीएस इकाई रेखीय संवेग का सीजीएस मात्रक या इकाई ग्राम सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम, वेग का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अंग्रेजी में संकेत में लिखेंगे ग्राम जी सीएम सेकेंड इनवर्स। सीएम सेंटीमीटर के लिए समय का संकेत है, तो जी सीएम सेकेंड इनवर्स, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड होता है। अब रेखीय संवेग को डिस्कस कर लेने के बाद न्यूटन की गति का द्वितीय नियम या दूसरा नियम, रेडिंग आप लोग दें, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम या दूसरा नियम, न्यूटन्स, अंग्रेजी में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का स्टेटमेंट है, कथन है, किसी पिंड या वस्तु के संवेग परिवर्तन, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड या वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा उस पिंड या वस्तु पर आरोपित बल की दिशा में होती है। इसे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहा जाता है। इसे आप लोग नोट करें, किसी पिंड या वस्तु के रेखीय संवेग या संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर अगर dt समय में किसी पिंड का या वस्तु का संवेग में परिवर्तन dp हो, तो संवेग परिवर्तन की दर को लिखा जा सकता है dp बटा dt। संवेग परिवर्तन की दर dp अपॉन dt, dp फैक्टर अपॉन dt। देखिए संवेग सदिश राशि है, उसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा में होगी। तो किसी पिंड या वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर dp बटा dt, जहाँ dp संवेग में परिवर्तन है, dt क्या है, समयांतराल। dt समय में पिंड का संवेग में परिवर्तन dp है, तो संवेग परिवर्तन का समय दर, संवेग परिवर्तन में समय दर कितना हो गया, dp अपॉन dt। तो किसी पिंड या वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर या समय दर dp अपॉन dt उस पिंड या वस्तु पर
आरोपित बल, माना कि उस पिंड पर आरोपित बल F है, F वेक्टर, कैपिटल F के ऊपर तीर का संकेत F सदिश जिसे पढ़ा जाता है। तो किसी पिंड या वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर dt/dt, उस पिंड पर आरोपित बल F वेक्टर, माना कि पिंड पर आरोपित बल कैपिटल F सदिश है, तो आरोपित बल के समानुपाती होता है। अर्थात अगर पिंड पर बल, आरोपित बल का मान बढ़ेगा तो उस पिंड का संवेग परिवर्तन की दर भी अधिक होगा। इसके विपरीत यदि पिंड पर आरोपित बल का मान कम होगा तो पिंड का संवेग में परिवर्तन या संवेग परिवर्तन की दर भी कम होगी। तो किसी पिंड या वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर dt/dt उस पिंड पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा, पिंड के संवेग परिवर्तन की दिशा, संवेग परिवर्तन की दिशा आरोपित बल की दिशा में होती है। उस वस्तु पर जितना बल आरोपित किया जा रहा है, जिस दिशा में बल उस वस्तु पर आरोपित किया जा रहा है, उसी की दिशा में उस पिंड का संवेग परिवर्तन, उस वस्तु का संवेग परिवर्तन तथा संवेग परिवर्तन की दिशा आरोपित बल की दिशा में होती है। आरोपित बल की दिशा में या आरोपित बल के अनुरेख एवं आरोपित बल की दिशा में होती है। इसे न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहा जाता है। इसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ कहा जाता है। इसे गणितीय रूप में भी, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम को गणितीय रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, जिसे हम व्यक्त कर सकते हैं यदि पिंड पर आरोपित बल, बाहरी बल F सदिश हो, F वेक्टर हो तथा पिंड का संवेग में परिवर्तन की दर dp वेक्टर/dt हो, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम से F वेरीज एज F समानुपाती का संकेत देकर समानुपाती या अनुक्रमानुपाती के लिए जो संकेत यूज किया जाता है, तो गणितीय रूप में न्यूटन की गति का द्वितीय नियम को व्यक्त किया जा सकता है। F वेरीज एज, ये वेरीज एज का चिन्ह है जो परिवर्तन को बताता है। एक राशि दूसरे राशि के अनुसार किस ढंग से परिवर्तन होगा। अगर एक राशि दूसरे राशि के अनुरूप परिवर्तित हो रहा है तो उसे अनुक्रमानुपाती, उसे सीधा समानुपाती अनुक्रमानुपाती कहा जाता है। जबकि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि का मान घटता है तो उसे व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। तो एक वेरीज एज, दोनों के लिए संकेत वेरीज एज होता है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में वह राशि डिनोमिनेटर में होती है, हर में होती है, जबकि अनुक्रमानुपाती होने पर अंश में उसे लिखा जाता है F वेरीज एज dt/dt। F वेरीज एज dt/dt आरोपित बल पिंड का संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती है। F वेरीज एज dt/dt। इसलिए यह F वेरीज एज dt/dt क्या है? न्यूटन के गति का द्वितीय नियम के स्टेटमेंट से, कथन से प्राप्त हुआ है और इसे बराबर किया जा सकता है, बल को बराबर किया जा सकता है, समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है एक समानुपाती नियतांक का यूज कर, जहाँ k देकर के बराबर किया जा सकता है बल को dt/dt के। बल पिंड पर आरोपित बल को समानुपाती नियतांक k का उपयोग कर समीकरण के रूप में बराबर बल को बराबर किया जा सकता है dt/dt के। तो उसके लिए लिखना होगा F बराबर k × dt/dt, जहाँ k एक नियतांक है जिसे समानुपाती नियतांक कहा जाता है। जहाँ k एक समानुपाती नियतांक है। एसआई पद्धति में k का मान 1 रखा जा सकता है। तो एसआई पद्धति में k = 1, इसलिए न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का गणितीय रूप हो गया F वेरीज एज dt/dt से प्राप्त किया गया। बल समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर के। यदि रेखीय संवेग में परिवर्तन अधिक, पिंड पर आरोपित बल अधिक है तो रेखीय संवेग परिवर्तन की दर अधिक होगी।
तथा रेखीय संवेग में परिवर्तन की वही दिशा होगी जो पिंड पर बल इस दिशा में उस वस्तु पर बल आरोपित। इसके विपरीत यदि पिंड पर आरोपित बल का मान कम होगा तो उस पिंड में रेखीय संवेग परिवर्तन की दर भी उस पिंड के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर भी कम। तो F वैरी एच dp अपॉन dt और F बराबर k इंटू dp अपॉन dt, ये समानुपाती चिन्ह का उपयोग कर इसे समीकरण के रूप में व्यक्त किया गया। बल को बराबर किया गया dp बाई dt के, तो F बराबर k इंटू dp बाई dt। ऐसा ही प्रति में k का मान 1 उपयोग किया जाता है। तो 1 उपयोग करने पर k का मान F बराबर dp बाई dt। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम को गणितीय रूप में व्यक्त करने का यह एक प्रचलित सूत्र है। F बराबर dp बाई dt न्यूटन की गति का दूसरा नियम को गणितीय रूप में व्यक्त किया जाता है इस सूत्र से, इस संबंध से। F बराबर, इसलिए F बराबर बल जहाँ एक पिंड पर आरोपित बल है बराबर k का मान 1 रखा जाए ऐसा ही प्रति में। तो ये dp अपॉन dt dp वेक्टर अपॉन dt, और यह न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। इसे गणितीय रूप में न्यूटन की गति का द्वितीय नियम को व्यक्त किया जाता है। उसके लिए प्रचलित संबंध है, प्रचलित सूत्र है। ये इसे समीकरण 2 मान लिया जाए। F वेक्टर बराबर k इंटू dp बाई dt, उसको हमने समीकरण 1 माना था जहाँ k एक समानुपाती नियतांक है। ऐसा ही प्रति में k का वैल्यू 1 रखा जाता है, उपयोग किया जाता है। k बराबर 1 रखने पर पिंड पर आरोपित बल F बराबर संवेग परिवर्तन की दर dp बटा dt। अब इस संबंध से मतलब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का गणितीय रूप से F वेक्टर बराबर dp वेक्टर अपॉन dt, इससे हम बल का सूत्र F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण F बराबर m इंटू ए को व्युत्पन्न कर सकते हैं, को डिराइव कर सकते हैं, को प्राप्त कर सकते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण F बराबर m इंटू ए, m इंटू ए स्मॉल ए, जहाँ स्मॉल ए पिंड का त्वरण है, उस सूत्र को हम प्राप्त कर सकते हैं, व्युत्पन्न कर सकते हैं न्यूटन की गति का इस द्वितीय नियम का गणितीय रूप से। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम वास्तव में गति का वास्तविक नियम, क्योंकि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से हम न्यूटन की गति का प्रथम नियम तथा तृतीय नियम दोनों को प्राप्त कर सकते हैं, दोनों को व्युत्पन्न कर सकते हैं, जो कि हम लोग इस वीडियो में करेंगे थोड़ी देर बाद। तो इसलिए न्यूटन का द्वितीय गति नियम वास्तव में न्यूटन के गति का वास्तविक नियम, अर्थात न्यूटन की गति का द्वितीय नियम गति का वास्तविक नियम या मौलिक नियम, बेसिक लॉ। क्योंकि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम की सहायता से ही हम न्यूटन के गति का द्वितीय नियम की सहायता से न्यूटन की गति का प्रथम नियम एवं तृतीय नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से व्युत्पन्न कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब बल का सूत्र, बल का व्यंजक F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण F इक्वल टू m इंटू ए को व्युत्पन्न करना। तो हेडिंग दे F बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण F इक्वल टू m इंटू ए। F सदिश बराबर m, कैपिटल M द्रव्यमान अदिश राशि है, इस पर कोई चीज का संकेत नहीं यूज किया जाता है। तो m द्रव्यमान है पिंड का जो अदिश राशि है गुना ए फैक्टर, स्मॉल ए फैक्टर जो कि पिंड का त्वरण है, जो कि सदिश राशि है। तो ए के ऊपर स्मॉल ए के ऊपर टी होगा और आरोपित बल पर टी होगा क्योंकि बल की सदिश है। तो F बराबर m है, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। इस सूत्र को व्युत्पन्न करना है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का की सहायता से उसका उपयोग कर। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप, जिसे हम लोगों ने समीकरण 2 में हमने प्राप्त किया है। F सदिश बराबर dp वेक्टर बाई dt, मतलब पिंड पर आरोपित बल F सदिश है, F वेक्टर बराबर पिंड का संवेग में परिवर्तन की दर dp अपॉन dt। तो इसलिए न्यूटन की गति का दूसरा नियम से F बराबर डी से स्टार्ट किया जाए। F बराबर है dp वेक्टर अपॉन dt, पिंड पर आरोपित बल
पिंड या वस्तु पर आरोपित बल F सदिश है, कैपिटल F के ऊपर तीर का निशान F सदिश बल का संकेत को निरूपित करता है, सूचित करता है। तो F बराबर dp बाई dt, डी पी वेक्टर स्मॉल p वेक्टर बाई dt, जहाँ स्मॉल p वेक्टर स्मॉल p सदिश पिंड का रेखीय संवेग का संकेत है। पिंड का रेखीय संवेग इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया, उसे परिभाषित किया, उसका मात्रक जाना, तो उसका सूत्र जाना। तो रेखीय संवेग का सूत्र हमने प्राप्त किया था द्रव्यमान गुना वेग m इंटू v वेक्टर v सदिश। तो v की जगह लिखा जा सकता है m इंटू v। तो F बराबर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से F वेक्टर बराबर dp वेक्टर अपॉन dt बराबर d बटा dt। v की जगह लिखा जा सकता है m इंटू v वेक्टर स्मॉल m इंटू गुना v वेक्टर। v पर सदिश है, द्रव्यमान अधिशासी है, इन पर कोई तीर का निशान नहीं। और चूंकि m नियत है, पिंड का द्रव्यमान चूंकि नियत होगा, पिंड का वेग तो बदलेगा। कोई भी पिंड या वस्तु है, जब स्थिर है सरल रेखा में, तो उसका वेग परिवर्तन होगा। पिंड उस पिंड का द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पिंड चूंकि नियत है, सॉरी पिंड का द्रव्यमान चूंकि नियत है, m को हम m का समय के साथ कोई परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता है, तो m को हम बाहर कर लेते हैं इससे डी बाई डी टी से, संकेत से, ब्रैकेट से बाहर कर लिए। तो m अब केवल परिवर्तन किसका होगा समय के साथ, वेग का समय के साथ परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन का समय दर हो गया dv बाई dt। m चूंकि नियत है इसलिए इसे ब्रैकेट के से बाहर कर लिया गया, मतलब d बाई dt अंडर ब्रैकेट p के जगह रेखीय संवेग की जगह हमने m इंटू v लिखा था। m पिंड का द्रव्यमान नियत है, इसलिए इस डिफरेंशिएशन सिंबल से d बाई dt जो सिंबल है उसे बाहर कर लिया। तो m गुना dv बाई dt हो गया वेग परिवर्तन की दर। एंड dv बाई dt क्या है, वेग परिवर्तन का समय दर, तो क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। किसी पिंड या वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहा जाता है। बराबर है m इंटू dv बाई dt, ये वेक्टर हो गया, जहाँ ये क्या है, पिंड का वेग परिवर्तन की किसी पिंड या वस्तु के किसी पिंड या वस्तु की वेग परिवर्तन का समय दर है, जिसे ए संकेत से सूचित किया जाता है। इसी सूत्र को हमें प्राप्त करना था। बल बराबर F बराबर dp बाई dt, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से, जहाँ p पिंड का रेखीय संवेग है, जो कि पिंड का द्रव्यमान है तथा वेग v के गुणनफल के बराबर है, तो p की जगह v रखा। अब चूंकि ये द्रव्यमान है, नियत है, इसलिए इसे v के साथ था, v से बाहर, मतलब ब्रैकेट के अंदर m इंटू v एक साथ था पिंड का रेखीय संवेग के लिए। अब m को d बाई dt संकेत से बाहर कर लिया गया, क्योंकि पिंड का द्रव्यमान नियत है, उसमें समय के साथ परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए m को बाहर किया गया इस d बाई dt संकेत के। अब केवल इसमें d बाई dt किसका होगा, समय माने वेग का होगा, dv बाई dt बचा वेग परिवर्तन का समय दर। अब वेग परिवर्तन का समय दर dv बाई dt क्या है, उसे पिंड का त्वरण कहा जाता है, उसे स्मॉल ए वेक्टर से किया जाता है पिंड का त्वरण। इसलिए हमने सूत्र प्राप्त कर लिया, F बराबर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का उपयोग कर यह सूत्र, बल का सूत्र m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, जिसे हमने व्युत्पन्न कर दिया। एक छोटा सा डेरिवेशन था जिसे हमने बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण F इक्वल टू m इंटू ए, जिसे हमने न्यूटन के गति का द्वितीय नियम का उपयोग करके प्राप्त कर दिया। अब बल की इकाई या बल के मात्रा, उसके बाद हम लोग न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से न्यूटन की गति का पहला नियम, प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम को प्राप्त करेंगे या व्युत्पन्न करेंगे। इसलिए अभी काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होना बाकी है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब बल की इकाई या बल के मात्रक, यूनिट्स ऑफ फोर्स, बल की इकाई या मात्रक, यूनिट्स ऑफ फोर्स, यूनिट्स ऑफ फोर्स। सबसे पहले बल की निरपेक्ष इकाई, एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स, बल की निरपेक्ष इकाई, सीजीएस पद्धति, सीजीएस इकाई, बल की सीजीएस इकाई एवं एसआई या एमकेएस इकाई को बल का निरपेक्ष इकाई एब्सोल्यूट यूनिट कहा जाता है।
जिसका मान जगह परिवर्तन, प्लेस परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। जबकि बल का गुरुत्वीय इकाई भी होता है किलोग्राम भार या ग्राम भार, तो वह गुरुत्वीय इकाई मतलब बल का गुरुत्वीय इकाई ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स वह जगह परिवर्तन के साथ, प्लेस परिवर्तन के साथ, स्थान परिवर्तन के साथ बदलता है। तो पहले बल की निरपेक्ष इकाई एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, तो बल का नंबर 1 बल का निरपेक्ष इकाई के अंतर्गत बल का एसआई मात्रक या एनकेस पद्धति में मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक या एनकेस मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम के पिंड में, 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं। उस बल को, पिंड पर आरोपित उस बल को 1 न्यूटन कहा जाता है। तो बल का एसआई मात्रक या एनकेस मात्रक किलोग्राम किग्रा जो द्रव्यमान का मात्रक है, एनकेस पद्धति या एसआई पद्धति में, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो कि त्वरण का मात्रक है, कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अंग्रेजी में केजी मीटर सेकेंड -2, लेकिन इसका प्रचलित नाम किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का प्रचलित नाम न्यूटन। तो इसलिए बल का एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन या न्यूटन। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही न्यूटन है। न्यूटन महान वैज्ञानिक न्यूटन के नाम पर के सम्मान में बल का एसआई मात्रक तो न्यूटन कहा जाता है। न्यूटन से एन संकेत से सूचित किया जाता है, होता है। तो बल का एसआई मात्रक या एनकेस मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। इसलिए 1 न्यूटन वह बल है, 1 न्यूटन जिसे अंग्रेजी में कैपिटल एन संकेत से सूचित किया जाता है, वह 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम के पिंड में, 1 किलोग्राम के पिंड में, 1 केजी के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं। उस बल को 1 न्यूटन कहा जाता है। अब दूसरा जो निरपेक्ष मात्रक के अंतर्गत जो दूसरा मात्रक है बल का, वह है सीजीएस मात्रक। बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड -2। सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा त्वरण का मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसका प्रचलित नाम टाइम, टाइम ग्राम सीएम सेकेंड -2 या टाइम प्रचलित नाम है बल का सीजीएस मात्रक का, या टाइम, टाइम DYAD अंग्रेजी में टाइम होता है। ये दोनों मात्रक बल का एसआई मात्रक या एनकेस मात्रक एवं सीजीएस मात्रक को बल का निरपेक्ष मात्रक कहा जाता है, जो जगह परिवर्तन के साथ, स्थान परिवर्तन के साथ नहीं बदलते। एक टाइम वह बल है जो 1 ग्राम के पिंड में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं। एक टाइम को हम परिभाषित कर सकते हैं, एक टाइम वह बल है जो 1 ग्राम के पिंड या वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं। उस बल को एक टाइम कहा जाता है। तो एक टाइम बल, 1 टाइम बराबर 1 ग्राम 1G गुना 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 ग्राम की वस्तु में, 1 ग्राम के पिंड में जो बल 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड का पावर -2 या बटा सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 1G मल्टीप्लाइड बाई 1 CM केस -2 सेकेंड -2। यह बराबर हो गया 1 टाइम। 1 ग्राम ने गुना 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण हो गया, 1 ग्राम द्रव्यमान हो गया। तो जो बल 1 ग्राम के पिंड में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करते हैं उसे 1 टाइम। अब न्यूटन तथा टाइम में संबंध होता है
1 न्यूटन बराबर 1 kg में 1 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसको लिखा जा सकता है 1000 इंटू 10⁻² ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज टाइम हो गया। 1 न्यूटन बराबर हो गया 10⁵ टाइम। 1 न्यूटन का मान हो गया 10⁵ टाइम। 1 kg की जगह 1000 ग्राम रखा जाए, 1 kg को ग्राम में परिवर्तित कर दिया जाए। 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, 1 ग्राम गुने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या कहेंगे, टाइम कहेंगे। तो 10⁵ टाइम हो गया। इसलिए एक टाइम को बदलना है, एक टाइम को व्यक्त करना है न्यूटन के रूप में, एसआई मात्रा के एनकेस मात्रा के रूप में। तो 1 ग्राम की जगह हम लिखेंगे 1/1000 किलोग्राम, एंड 1 सेंटीमीटर की जगह लिखेंगे 1/100 मीटर, एंड तुरंत है तो 100 मीटर पर सेकेंड, 1/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1/1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम। तो कुल मिलाकर के हो गया 1/1000 का मतलब है 10⁻3, 1/100 10⁻², तो 1/10⁻3 इंटू 1/10⁻², 1/10⁵ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन हो गया। एक टाइम बराबर कितना हो गया, 10⁵, 1/10⁵, दैट इज 10⁻⁻5 न्यूटन। तो 1 टाइम बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 टाइम, एंड एक टाइम बल का सीरियस मात्रक को एसआई मात्रक में परिवर्तित करें तो 1 टाइम बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन, जब 1 न्यूटन बराबर 10⁻5। अब इस वीडियो के अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि यह प्रमाणित करता है कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम ही गति का वास्तविक नियम है, मौलिक नियम है, बेसिक लॉ है। अर्थात न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से न्यूटन की गति का प्रथम नियम तथा तृतीय नियम की व्युत्पत्ति, अर्थात न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से न्यूटन की गति का प्रथम नियम एवं द्वितीय गति नियम को व्युत्पन्न करना, उसे डिराइव करना। मतलब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से न्यूटन की गति का प्रथम नियम एवं तृतीय नियम, दोनों नियमों को व्युत्पन्न किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि न्यूटन के गति का द्वितीय नियम ही, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम ही, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही गति का वास्तविक नियम है, या गति का मौलिक नियम है, बेसिक फंडामेंटल लॉ है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हम लोग इस वीडियो के अंत में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग ऑफ द न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द्वितीय नियम से गति का, न्यूटन की गति का प्रथम नियम एवं तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम, थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम एवं तृतीय नियम को व्युत्पन्न करना, ज्ञान की व्युत्पत्ति को व्युत्पन्न करना। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से गति का प्रथम नियम एवं तृतीय नियम को व्युत्पन्न करना। इस हेडिंग को आप लोग नोट करें। तो स्टार्ट करना है, शुरू करना है फिर एक बार न्यूटन की गति का दूसरा नियम से। F बराबर, न्यूटन की गति का दूसरा नियम से F बराबर dp/dt, बल बराबर पिंड का संवेग परिवर्तन की दर। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से ही दोनों नियमों, अन्य दोनों नियमों को प्राप्त करना है, प्रथम नियम एवं तृतीय नियम को। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम है F बराबर बल बराबर dp/dt, d स्मॉल p फैक्टर अपॉन dt, यहाँ dp पिंड का संवेग में परिवर्तन है तथा dp पिंड का संवेग परिवर्तन है, संवेग में परिवर्तन है, dt समयांतराल है, समय है। अब p बराबर होता है, p देखिए संवेग है, द्रव्यमान गुना वेग। तो
अब बल F बराबर लिखा जा सकता है d बटा dt। P के जगह पर रेखीय संवेग का सूत्र, रेखीय संवेग का संकेत P स्मॉल p वेक्टर है, यहाँ लिखा जा सकता है P इक्वल टू m इंटू d। रेखीय संवेग का सूत्र है द्रव्यमान गुना वेग m इंटू d वेक्टर d सदिश। क्योंकि द्रव्यमान नियत है, द्रव्यमान को इस d बाई dt संकेत से बाहर कर लिया जाए। क्योंकि द्रव्यमान नियत है तो द्रव्यमान का समय के साथ परिवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, इसलिए इसे बाहर किया जाए तो dv बटा m गुना dv बाई dt, m मल्टीप्लाई बाई dv अपॉन dt लिखा जा सकता है। dv बाई dt क्या है? त्वरण है, तो m गुने a भी लिखा जा सकता है। वेग परिवर्तन की दर को हमने बल का सूत्र प्राप्त किया था, f इक्वल टू m इंटू a, तो dv बाई dt इक्वल टू a हो गया, त्वरण हो गया। तो इससे समीकरण 1 यहाँ पर मान लिया जाए। यदि पिंड पर, यदि यह सूत्र हो गया F बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण m गुना dv बाई dt, वेग परिवर्तन पिंड का वेग परिवर्तन की दर, m पिंड का द्रव्यमान का संकेत। F बराबर F वेक्टर F सदिश बराबर पिंड पर आरोपित बल बराबर पिंड का द्रव्यमान m गुना पिंड का वेग परिवर्तन की दर dv बाई dt, एंड dv बाई dt को हमने क्या लिखा? a लिखा, a संकेत से सूचित किया वेग परिवर्तन की दर को त्वरण। यदि पिंड पर बाहरी बल क्रियाशील न हो, यहाँ पर तो पिंड पर जब बाहरी बल क्रियाशील नहीं होगा तो F का मान क्या होगा? 0 होगा। तो यदि F बराबर 0, पिंड पर बाहरी बल क्रियाशील न हो तो F बराबर 0, तो यदि F बराबर 0, F सदिश बराबर 0, अर्थात पिंड पर जब बाहरी बल क्रियाशील न हो तो F बराबर 0। तो इसलिए समीकरण 1 के LHS में 0 किया जा सकता है। तो RHS क्या हो गया? m इंटू a बराबर 0। इसलिए समीकरण 1 से समीकरण 1 के बाया पक्ष में LHS में a बराबर 0 कर दिए। यदि पिंड पर बाहरी बल क्रियाशील नहीं हो तो समीकरण 1 से एक को हम व्यक्त करेंगे। m इंटू a, बाया पक्ष 0 हो गया LHS, दाया पक्ष में m इंटू a है, दाया पक्ष को बाया पक्ष में लिख दिए m इंटू a, द्रव्यमान में त्वरण बराबर 0। क्योंकि पिंड का द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता है, तो इसलिए त्वरण तो 0 हो सकता है। त्वरण 0 होने का मतलब क्या है? वेग कांस्टेंट है, वेग परिवर्तन की दर ही 0 हो गया, इसका मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में अगर पिंड सरल रेखा पर जब तब वेग में परिवर्तन नहीं होगा, त्वरण कब 0 होगा? जब पिंड सरल रेखा पर एक समान वेग से गतिशील हो। तो यह न्यूटन का क्या है? पहला नियम है। या पिंड स्थिर है तो उसका वेग तो ऐसे ही 0 होगा, v बराबर 0। लेकिन अगर पिंड गतिशील है समरूप चाल से, समरूप वेग से सीधी रेखा पर, तो उसका त्वरण 0 होगा। a बराबर 0 का मतलब क्या है? कि पिंड का वेग जो होगा वह नियत होगा। वेग परिवर्तन की दर, पिंड का वेग परिवर्तन जो है वह dv इक्वल टू, पिंड का त्वरण 0 होने का मतलब क्या है? कि पिंड का वेग परिवर्तन dv 0 है, तो इसका मतलब भी कांस्टेंट है। इसलिए a बराबर 0 का मतलब क्या है? पिंड का त्वरण 0 हो गया, अर्थात पिंड का वेग जो होगा वह समय के साथ नहीं बदलेगा। क्योंकि पिंड का त्वरण, किसी वस्तु का त्वरण की परिभाषा है उस वस्तु का वेग परिवर्तन का समय दर। तो जब वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो उसका त्वरण तो 0 ही होगा। तो a बराबर पिंड का त्वरण 0 का मतलब है कि पिंड का वेग जो है v सदिश v वेक्टर, यह नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया, अर्थात इसे समीकरण 2 मान लिया जाए। इस प्रकार न्यूटन की गति का प्रथम नियम प्राप्त हो गया। न्यूटन की गति का दूसरे द्वितीय नियम से कि पिंड अगर स्थिरावस्था में है तो उसका वेग 0 हो जाएगा, v बराबर 0। या पिंड जब सरल रेखा पर नियत चाल से गतिशील है तो वेग क्योंकि उसका कांस्टेंट है तो उसमें त्वरण 0 होगा। तो वह पिंड एक समान चाल से, समरूप चाल से, नियत चाल से ही सरल रेखा पर गतिशील होगी। इस प्रकार यह प्राप्त हो गया, हम प्राप्त कर लिए न्यूटन की गति का पहला नियम। तो यह v बराबर कांस्टेंट से प्राप्त हो गया, a बराबर 0 से, पिंड का त्वरण 0 से क्या प्राप्त हो गया? कि पिंड का वेग जो है नियत है, अर्थात पिंड सरल रेखा पर एक समान वेग से या नियत वेग से गतिशील होगी। या स्थिर है तो स्थिर रहेगी, उस समय पिंड का वेग क्या होगा? 0 हो गया। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। तो प्रथम नियम को तो हमने प्राप्त कर लिया। अब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से न्यूटन की गति का प्रथम नियम को भी बहुत आसानी से प्राप्त कर। तो इसके लिए न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से न्यूटन की गति का तृतीय नियम को प्राप्त करने के लिए न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत परिमाण में, प्रत्येक क्रिया के परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, विच इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रत्येक क्रिया के परिमाण में बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहा जाता है। माना कि दो पिंड है, दो वस्तु है A तथा B।
पिंड ए द्वारा पिंड बी पर लगाया गया बल पिंड ए के द्वारा, जो पहली वस्तु है, तथा पिंड बी दूसरी वस्तु है, पिंड ए पिंड बी पर बल लगाता है, जो F21 दूसरी वस्तु बी है, उस पर पहली वस्तु के द्वारा लगाया गया बल क्या है, उसको माना जाएगा F21 वेक्टर। जबकि प्रतिक्रिया स्वरूप जब पिंड ए पहली वस्तु ए दूसरी वस्तु बी पर बल आरोपित करेगा, तो दूसरी वस्तु बी भी पहली वस्तु ए पर बराबर परिमाण का परंतु विपरीत दिशा में बल आरोपित करेगा, जिसे प्रतिक्रियात्मक बल कहा जाता है। तो अब हमें न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से प्रथम नियम को, गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम को व्युत्पन्न करना है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से प्रथम नियम को तो हमने व्युत्पन्न कर लिया। अब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से न्यूटन की गति का तृतीय नियम को व्युत्पन्न करना है। प्रथम नियम को तो हमने पहले ही व्युत्पन्न कर लिया है इसी टॉपिक में। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से न्यूटन की गति का प्रथम नियम को हमने व्युत्पन्न किया, जिसमें आया पिंड का त्वरण a बराबर 0। अगर पिंड पर बाहरी बल क्रियाशील न हो तो पिंड का त्वरण a बराबर 0 का मतलब है कि पिंड का वेग जो है कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। तो जब वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो उसका समय दर तो क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन की समय दर 0 हो जाएगा और उसे ही त्वरण कहा जाता है। तो वेग परिवर्तन का त्वरण 0 का मतलब है वेग परिवर्तन का समय दर भी 0 हो गया। समय के साथ पिंड के वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो पिंड क्या होगा, एक समान वेग से या नियत वेग से एक सरल रेखा पर या सीधी रेखा पर पिंड गतिशील होगी, या पिंड स्थिरावस्था में है तो उसका वेग भी 0 हो जाएगा। तो पिंड या तो विरामावस्था में होगी तब उसका वेग भी 0 होगा, और नहीं तो सीधी रेखा या सरल रेखा पर एक समान चाल से, एक समान वेग से या नियत वेग से गतिशील होगी। तो भी को नियत तो प्राप्त हुआ ही है, वेग का संकेत भी बराबर कांस्टेंट तो प्राप्त हुआ ही है। यही तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, जो कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है। अब न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से न्यूटन की गति का तृतीय नियम को भी प्राप्त कर लेना है। तो न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से गति का तृतीय नियम व्युत्पन्न करना, गति का तृतीय नियम व्युत्पन्न करना हेडिंग हो गया। गति का तृतीय नियम व्युत्पन्न करना है न्यूटन की गति का तृतीय नियम से, दैट इज डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम ही वास्तविक गति का नियम है। एक्चुअल लॉ ऑफ मोशन, तीनों लॉज ऑफ मोशन में से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, या जिसे मौलिक नियम भी, फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है। मौलिक नियम न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। अब यहाँ पर दो पिंड, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, दो पिंड ए तथा बी हैं। एक पिंड ए दूसरे पिंड बी पर बल आरोपित करता है। उस बल का नाम, उस बल को संकेत में हम व्यक्त करेंगे। ए के द्वारा बी पर जो बल है उसे हम, ए के द्वारा जो बी पर बल है उसे F21 से सूचित करें। माना कि पिंड ए जो पहला पिंड है उसके द्वारा दूसरा पिंड बी पर आरोपित बल कितना है, F21 है। तो पिंड बी भी पिंड ए पर विपरीत दिशा में बल आरोपित करेगा, जो कि प्रतिक्रियात्मक बल होगा। और बी के द्वारा जो ए पर लगा बल है, आरोपित बल है बी के द्वारा, उसको हम कहेंगे, उसको माना जाए F12 वेक्टर, F12 सदिश, जो कि पहले पिंड ए पर दूसरे पिंड बी के द्वारा क्रियाशील प्रतिक्रियात्मक बल। F21 क्या हो गया, माना कि F21 वेक्टर पिंड ए द्वारा, पहले पिंड ए द्वारा दूसरे पिंड बी पर क्रियाशील बल है, जो कि क्रिया हो गया, यह हो गया एक्शन। इसको हम कहेंगे F21 को कहेंगे क्रिया, एक्शन, यह एक्शन है, क्रिया। जबकि न्यूटन की गति का तीसरा नियम से दूसरा पिंड बी भी पहले पिंड ए पर विपरीत दिशा में उतने ही परिमाण का बल आरोपित करेगा, लेकिन दिशा विपरीत हो गई और बी के द्वारा ए पर यह ऋणात्मक एक्स की दिशा में,
जबकि पिंड ए द्वारा पिंड बी पर आरोपित बल धनात्मक एक्स की दिशा में, जिसे F21 द्वारा सूचित किया गया है, यह क्रिया है। जबकि पिंड बी द्वारा पिंड ए पर प्रतिक्रियात्मक बल विपरीत दिशा में क्रियाशील होगा उतना ही परिमाण का, जिसे F12 से व्यक्त किया गया है, सूचित किया गया है, जो कि ऋणात्मक एक्स की दिशा में क्रियाशील है पिंड ए पर, पहले पिंड ए पर दूसरे पिंड बी के द्वारा क्रियाशील प्रतिक्रियात्मक बल। यह प्रतिक्रिया है या प्रतिक्रियात्मक बल है F12। तो जब प्रतिक्रियात्मक बल पहले पिंड ए पर दूसरे पिंड बी के द्वारा आरोपित होगा, वह कब होगा? जब ए के द्वारा पिंड पहली वस्तु ए के द्वारा दूसरी वस्तु बी पर क्रिया मतलब एक्शन F21 क्रियाशील होगा। तो जब पिंड ए के द्वारा पहले पिंड ए के द्वारा दूसरी वस्तु बी पर जब क्रिया या क्रियात्मक बल F21 वेक्टर क्रियाशील हुआ, तो इसके संवेग में परिवर्तन होगा, पिंड बी के संवेग में परिवर्तन होगा। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम से, क्योंकि न्यूटन की गति का दूसरा नियम का उपयोग कर तृतीय नियम का उपयोग करके ही तृतीय नियम को प्राप्त करना है। तो F21 जो है वह क्रिया है जो पिंड बी पर पिंड दूसरी वस्तु बी पर वस्तु ए के द्वारा क्रियाशील है। तो वह क्या होगा? उस पिंड के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो F21 द्वारा जो क्रियात्मक बल है पहले वस्तु ए के द्वारा दूसरी वस्तु बी पर, तो वह किसके बराबर होगा? F21 बराबर होगा दूसरे पिंड का संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा। संवेग परिवर्तन की दर का मतलब dp2/dt से हम लिख सकते हैं dp2/dt। तो इसलिए F21 जो हो गया क्रियात्मक बल है पिंड ए के द्वारा बी पर, वह जो है दूसरा पिंड का संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। दूसरा पिंड का संवेग बी का संवेग को हम P2 मान लेते हैं, जबकि ए पिंड के संवेग को P1 मानते हैं। तो F21 बराबर हो गया न्यूटन की गति का दूसरा नियम से dp2/dt दूसरे पिंड बी का संवेग परिवर्तन का समय दर, जो कि बल के उस पिंड पर आरोपित बल जो क्रियात्मक बल है के द्वारा बी पर F21 के बराबर होगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम से। तो यह न्यूटन की गति का दूसरा नियम का उपयोग हो गया न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से। इसी प्रकार बी के द्वारा ए पर प्रतिक्रियात्मक बल है कौन? F12 वेक्टर है। तो F12 वेक्टर प्रतिक्रियात्मक बल है, इसे इस डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो यह क्या होगा? जब पिंड बी के द्वारा ए पर प्रतिक्रियात्मक बल आरोपित होगा, तो पिंड ए का संवेग में परिवर्तन होगा, तो वह बल न्यूटन की गति का दूसरा नियम से प्रतिक्रियात्मक बल F12 पिंड ए के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो पिंड ए का संवेग को हम सपोज करते हैं T1 है, तो उसमें पिंड ए का संवेग में परिवर्तन का समय दर dp1/t2, F12 बराबर हो जाएगा dp1 वेक्टर बटा d2। प्रतिक्रियात्मक बल बी के द्वारा ए पर F12 है, F12 वेक्टर सदिश संकेत से सूचित किया गया है, तो वह उसके द्वारा वह किसके बराबर होगा? पिंड ए के संवेग में परिवर्तन की दर के dp1/d2 न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। जबकि F21 पिंड ए के द्वारा बी पर क्रियात्मक बल है, तो जब ए के द्वारा बी पर बल ए के द्वारा पहली वस्तु ए के द्वारा दूसरी वस्तु बी पर जब बल क्रियाशील होगा क्रियात्मक बल F21 सदिश, तो पिंड बी के संवेग में परिवर्तन होगा और वह बल पिंड बी के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से। इसलिए F21 बराबर dp2/dt अर्थात पिंड बी का संवेग परिवर्तन की दर। अब दोनों को जोड़ दिया जाए, कुल बल कितना हो गया? जो सिस्टम का जो दोनों बल है दोनों को जोड़ दिया जाए, तो ये दोनों बल एक दूसरे के द्वारा मतलब क्रिया प्रतिक्रिया एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर क्रियाशील हैं, बाहर से इस पर कोई बल क्रियाशील नहीं है निकाय पर। तो इसलिए कुल बल कितना हो गया? F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर जो कुल बल आरोपित बल है एक दूसरे के द्वारा क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में, उन दोनों का कुल योग कितना हो जाएगा? F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर बराबर है dp1 वेक्टर बटा dt प्लस dp2 वेक्टर अपॉन dt। दैट इज इसे लिखा जा सकता है d/dt, तो कॉमन कर लें, तो p1 वेक्टर ब्रैकेट के अंदर p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर, ऐसे भी एक ढंग से लिखा जा सकता है। तो क्योंकि पिंड पर बाहरी बल का मान क्या है? बाहरी बल तो काम नहीं कर रहा है, दोनों इस निकाय के दोनों पिंड एक दूसरे पर क्रियात्मक बल और प्रतिक्रियात्मक बल आरोपित कर रहे हैं। बाहरी बल इस निकाय पर क्रियाशील नहीं है, इसलिए यह हो गया, इसे समीकरण 1 मान लिया जाए। कुल बल हो गया F12 प्लस F21 बराबर dp1/dt
पिंड ए के संवेग में परिवर्तन की दर प्लस dp2 बाई dt, dp2 वेक्टर बाई dt, पिंड बी के संवेग परिवर्तन की दर, क्योंकि बाहरी बल क्रियाशील नहीं है इसलिए दोनों पिंड के संवेग परिवर्तन की दर क्या होगा। अगर पिंड बाहरी बल क्रियाशील नहीं होगा पिंड पर, तो क्योंकि बल पिंड पर आरोपित बल क्या होता है, पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो जब बाहरी बल इस इकाई पर काम नहीं कर रहा है उस स्थिति में dp1 बाई dt एंड dp2 बाई dt, dp1 बाई dt पिंड ए के संवेग में परिवर्तन की दर एवं पिंड बी के संवेग में परिवर्तन की दर में क्या होगा, दोनों का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा यदि बाहरी बल क्रियाशील नहीं हो। तो इस प्रकार आरएचएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यदि पिंड पर बाहरी बल क्रियाशील नहीं हो, जो कि यहाँ पर नहीं है। इस निकाय के दोनों पिंड ए तथा बी एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं, इसके अलावा कोई बाहरी बल इस निकाय पर क्रियाशील नहीं है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर बराबर है 0। पिंड ए का संवेग परिवर्तन की दर dp1 बाई dt 0, कोई बाहरी बल नहीं है। उसी प्रकार पिंड ए का संवेग परिवर्तन की दर dp1 बाई dt बराबर 0। उसी प्रकार पिंड बी का संवेग परिवर्तन की दर dp2 बाई dt भी 0 हो गया। निकाय पर चूंकि बाहर से कोई बल नहीं है तो ये बराबर 0 हो गया, दोनों के 0 होने से आरएचएस 0 हो गया। क्योंकि बाहरी बल की निकाय पर क्रियाशील बाहरी बल शून्य है, कोई बल क्रियाशील नहीं है, निकाय पर बाहरी बल बराबर 0, इसलिए उन दोनों पिंडों के संवेग परिवर्तन का दर भी न्यूटन की गति का दूसरे नियम से पिंड का संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो बाहरी बल नहीं है तो संवेग परिवर्तन की दर भी शून्य हो गया, इसलिए आरएचएस 0 हो गया। dp1 बाई dt भी 0 और dp2 बाई dt बराबर 0, पिंड बी के संवेग परिवर्तन का समय दर और dp1 पिंड ए के संवेग परिवर्तन का समय दर दोनों 0 हो गया। इसलिए F12 प्लस F21 बराबर 0, दाएं पक्ष 0 होने से ये समीकरण 2 है। इसलिए हम न्यूटन की गति का इसलिए लिखा जा सकता है F12 बराबर माइनस F21, अर्थात प्रतिक्रियात्मक बल बराबर है क्रियात्मक बल, दिशा विपरीत है, जो कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। इस प्रकार न्यूटन की गति का तृतीय नियम को भी प्राप्त कर लिया गया। F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर। F12 वेक्टर क्या है, प्रतिक्रियात्मक बल। F21 वेक्टर क्या है, ए के द्वारा बी पर क्रियात्मक बल। तो प्रतिक्रियात्मक बल क्रियात्मक बल के प्रतिक्रियात्मक बल पिंड ए पर बी के द्वारा जो प्रतिक्रियात्मक बल है F12 वेक्टर, वह ए के द्वारा बी पर क्रियाशील क्रियात्मक बल के एक्शन के बराबर हो गया। रिएक्शन माइनस साइन अपोजिट एक्शन को बताता है, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर। यह न्यूटन की गति का तृतीय नियम का गणितीय रूप। तो यह समीकरण 3 दे दिया जाए इसे, F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर कहाँ से प्राप्त हुआ, F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर बराबर 0, क्योंकि पिंड का दोनों पिंडों के संवेग में परिवर्तन की दर शून्य होगा, क्योंकि इस निकाय पर कोई बाहरी बल क्रियाशील नहीं है। तो इसलिए F12 वेक्टर बराबर माइनस F21 वेक्टर, जो कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम का गणितीय रूप है। तो यह न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। इस प्रकार न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से न्यूटन की गति का तृतीय नियम को भी व्युत्पन्न कर लिया गया, जबकि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से न्यूटन की गति का प्रथम नियम को तो पहले ही इसी टॉपिक में व्युत्पन्न कर लिया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम ही गति का वास्तविक नियम है, जिसकी सहायता से हम न्यूटन की गति का प्रथम नियम तथा द्वितीय नियम को आसानी से व्युत्पन्न कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने इस वीडियो में किया भी। इसी के साथ यह वीडियो अब पूरा होता है, कंप्लीट होता है। आप सभी विद्यार्थियों को अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।